आज का जो देखिए, जितने भी बच्चे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे वो भी बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज को देखिए कि आज का जो टॉपिक रहने वाला मैम वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये लेके चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अगर आपने ये वाला जो टॉपिक है, अगर ये आपका एकदम क्लियर हो गया तो यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आज जो हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। है क्या, जानती हो इसके बारे में? राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत कुछ जानती है तो बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और इसका था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा थी इसमें। और शिक्षा को इसमें मतलब जो हमारा जो मूल अधिकार थे उसमें जोड़ा गया था शिक्षा को। इतना ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलें। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन की जो बात करें तो इसको अगर हम बहुत ज्यादा डीपली देखें तो विश्व में, अगर मैं विश्व में कहूं, विश्व में सर्वाधिक जो अनपढ़ लोग जो रहते हैं वो किस देश में रहते हैं? सबसे ज्यादा अनपढ़ों की संख्या जिस देश में है वो हमारा भारत है। भारत में ही सबसे ज्यादा जो जो निरक्षर जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, जीते तो हैं मगर शिक्षा के अभाव में रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था, प्लेटो हो गया या महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से ये कहा गया था कि शिक्षा, जिस व्यक्ति ने शिक्षा धारण नहीं करी है वो एक पूंछ रहित पशु के समान ये माना है। और शिक्षा आपके आत्मविश्वास को, आपकी चेतना को, आपके व्यवहार को, आपके चौतरफा अगर मैं कहूं तो सर्वांगी विकास के लिए कहीं नहीं कहीं महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा प्लेटो के माध्यम से भी कहा गया है कि भैया अगर आपने शिक्षा धारण नहीं करी है तो इससे अच्छा है कि जन्म ही ना लिया जाए। इससे बढ़िया कि जन्म ना लिया जाए तो वो बेहतर है बिना शिक्षा के। शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। जब मैं कहता हूं कि विश्व में जो सारथी रूप से जो निसर्ग या कहें जो निशब्द या कहें जो अनपढ़ों की जो जमात जो सर्वाधिक रूप में जिस देश में है वो आपका भारत में सबसे ज्यादा ये रहते हैं। ये अभिश्राप कहीं ना कहीं भारत के लिए है। अब इस अभिश्राप को देश से मुक्ति दिलाने के लिए एक निःशुल्क शिक्षा और जिसे हम अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार ये जो लागू किया गया है। अंततः अगर मैं बात करूं जो 1 अप्रैल कौन सा दिन था? 1 अप्रैल 2000, बताइए, 2010, याद रखना। 1 अप्रैल 2010 में एक वास्तविकता यहाँ पर बनी या कहीं वास्तविकता आई। किसमें आई? शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविकता आई, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए तब तक। शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर ये आई। देखिए, अगर मैं बात करूं सन 2000 की तो 2000, याद रखना मैं बात कर रहा हूं 2002। कौन सी बात कर रहा हूं? 2002 में। देखिए 2002 में संविधान में एक संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था? ये जो संशोधन था आप क्या, जो 86वां ये संशोधन था, 86 वे संशोधन ये यहाँ पर सरकार द्वारा ये किया गया था। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया। देखिए 2002 में संविधान सभा ने एक संशोधन पारित किया। जो संशोधन था 86वां जो संशोधन था, इसमें शिक्षा का अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। याद रखना चाहिए कि आपको कौन से अधिकार में जोड़ दिया गया था? मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं इसको सम्मिलित कर दिया गया। आते आते 2009 में, देखिए 2009 की बात कर रहा हूं, आते आते 2009 में, ठीक है, 2009 में निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा पाने का ये अधिनियम क्या हुआ? पारित हो गया। कहां पारित हुआ? भारत में। 2009 में निःशुल्क
शिक्षा या कहें हम अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम क्या हो गया यहाँ पर 2009 यहाँ पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक, इतना समझ होंगे। ये जो 2009 में ये क्या कर दिया, पारित किया गया था, ये बन के तैयार हो गया। जो संशोधन हुआ था, मैं कहूं कि 2002 में जो संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया। और 2009 में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार 2009 ये पारित किया गया। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं, भारत में जो यहाँ पर आपने कहा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, ये किसके लिए था, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी सभी वर्ग के या धर्म के जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा धारण करने का यहाँ पर क्या गया था, अधिकार दे दिया गया था संविधान के माध्यम से जो संशोधन हुआ था। इसमें सभी बच्चों को विधिक तौर पर, याद रखिएगा, सभी बच्चों को विधिक तौर पर यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, जिसे हम कहते हैं अनिवार्य शिक्षा पाने का यहाँ पर हकदार यहाँ पर क्या कर दिया गया था, भारत में सभी को यह कर दिया। जब हमने कहा कि जब निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर भारत में कर दिया गया, तो भारत का मेन उद्देश्य क्या था, जिस प्रकार से मैंने कहा कि विश्व में, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, विश्व में जो अशिक्षित लोगों की जो संख्या है, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोगों की संख्या है, वो भारत में है। अब भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी कि इस जो टैग लग गया है, इस टैग को कहीं ना कहीं दूर करना है। भारत जहां विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहा है, जो सपने की ओर अग्रसर है, तो भारत विश्व गुरु कब बनेगा, जब यहाँ के जनमानस जितने भी लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जाए और उनको जो मूल रूप से यहाँ पे शिक्षा धारण कराई जाए, तब जाके भारत क्या बनेगा, जो निरक्षर जो की बात करी, इसको कहीं ना कहीं इससे ये दूर रहेगा, तब जाके भारत क्या बनेगा, एक एजुकेशन कंट्री के रूप में ये उभर के सामने आएगा। याद रखिएगा, जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें मैंने कहा संविधान द्वारा 2002 में जो 86वां जो संविधान संशोधन जो किया गया था, अधिनियम 2002 के अंतर्गत, इसमें जो जोड़ा गया था, एक चीज जोड़ा गया था, जो संविधान जो 86वां संविधान, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो 86वां जो संविधान संशोधन था, संशोधन के अंतर्गत एक चीज जोड़ दी गई थी, उसको याद रखिएगा, वो जोड़ दिया था 21 कौ, याद रखो 21 कौ इसमें जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ दिया गया था, 21 कौ जब जोड़ दिया गया था, तो 21 कौ जब जुड़ा तो यहाँ पर ये मौलिक शिक्षा का अधिकार के रूप में ये जुड़ गया। सभी को मौलिक रूप से अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा, जो चीज जुड़ी 21 कौ, समझ में आ रहा है, 21 कौ को यहाँ पर जोड़ दिया गया, जो मौलिक अधिकार ये बना दिया गया। अब मौलिक अधिकार कि कैसे बन गया, अब आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से, मैं कहता हूं कि आपको स्वतंत्रता है बोलने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, आपको कोई भी धर्म अपनाने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से जो ये स्वतंत्रता की अगर मैंने बात की, जो आपके मौलिक कर्तव्य के अगर मैं बात करूं, जो मौलिक अधिकार जिस प्रकार से आपके छात्र दिए गए हैं, जिसमें 7 थे, पहले 1 को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, तो 6 जो बचे, तो उसमें जो मौलिक शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। चाहे मैं कहूं, इसका जो कर्तव्य था, ये राज्य को ये कर्तव्य सौंप दिया गया था। किसके द्वारा सौंप दिया गया, संविधान सभा के या जो संशोधन हुआ था, तो केंद्र सरकार ने राज्य को यह दायित्व सौंप दिया गया कि आप क्या करोगे, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से यह निःशुल्क शिक्षा
यहाँ पर आप दोगे ही दोगे, प्रदान करोगे। देखिए जहां पर मैं कहूँ कि निःशुल्क शिक्षा, अगर निःशुल्क शिक्षा देने की अगर मैंने बात करी तो वहां पर क्या हो सकता है, चल यार कोई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो उसको दे ना दे वाली बात है। जहां पर आ जाता है अनिवार्य शिक्षा, जो आपके मौलिक अधिकार बन जाता है कि भैया आपको तो शिक्षा देनी ही है, जो अनपढ़ता है समाज में उसको तो खत्म करना ही है। हर बच्चा या जो व्यक्ति है समाज में कहीं न कहीं वो साक्षर हो, वो निशब्द जो कहे या कहें असाक्षर जो है वो ना बने, वो आपका किस श्रेणी में आ जाए, वो शिक्षा की श्रेणी में आ जाए। उसको अपना या तो जो अंगूठा लगाता है वो अंगूठा ना लगाते हुए वो सिग्नेचर करे, जो अपना नाम नहीं लिख सकता है तो वो तमाम चीजों को सीखे, और चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़ना लिखना समझे, अपने अधिकारों के बारे में वो जागरूक हो। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मैंने कहा कि 6 से 14 वर्ष के जो जितने भी सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान कर दिया गया। अब मैं शिक्षा के अधिकार विधेयक को, कभी क्वेश्चन बनेगा, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तो नोट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं इसको ध्यानपूर्वक देखना, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा जो शिक्षा अधिकार विधेयक था, यहां पे लिख रहा हूं शिक्षा, आप भी लिख ले, शिक्षा अधिकार विधेयक, ये विधेयक कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये कब इसको मंजूरी मिली, तो आपको पता होना चाहिए 4 अगस्त आपके 2009 को क्या मिली, इसको मंजूरी मिली थी, मंजूरी दी गई थी। इसको किसको दी गई थी, आपकी शिक्षा अधिकार विधेयक को जो मंजूरी दी गई थी वो 4 अगस्त 2009 को ये मंजूरी यहाँ पर दी गई थी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वहीं अगर मैं कहूं जो ये कानून बना, ये जो कानून बना कब बना, जो ये कानून बना, अब ये शिक्षा का अधिकार के रूप में जो ये कानून बना, अगर मैं कहूं शिक्षा के अधिकार का कानून, कानून विधित रूप में कब बना, कानून बना कब बना बताइए। अगर मैं कहूं कानून जब बना था, इसको भी नोट कर लीजिए, ये जो कानून बना 1 अप्रैल 2010 को, ये विधित तौर पर शिक्षा के अधिकार का ये कानून बन गया। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार का ये कानून संपूर्ण भारत में क्या कर दिया, इसे लागू कर दिया। अब कानून के अंतर्गत क्या हुआ था, जब ये कानून बना, कानून का मेन उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित ये करे सरकार, इसका क्या कर दिया, प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया। भैया कि आपको जो शिक्षा देनी है वो आपको बच्चों को अनिवार्य रूप से यहाँ पर चाहे निःशुल्क दीजिए या अनिवार्य रूप से इसको जो शिक्षा दे, ये प्रावधान बन गया, ये कानून के रूप में ये बन गया। अब ये कानून है, अब इस कानून के अंतर्गत अगर मैं कहूं इसमें शिक्षकों की नियुक्ति देने संबंधी जितने भी प्रशिक्षण थे या उसके आधारभूत जो ढांचे थे या उसके विकास की बात करूं, चाहे वो निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने संबंधित हो या उसमें आरक्षण देने की बात हो या स्कूलों में जो मिड डे मील जो भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उससे संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए क्या करे, सरकार कदम उठाए। अब इसमें देखिए, आप कह रहे हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अगर हम बात कर रहे हैं, जब हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जब हम निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत हमने कानून भी बना दिया, संविधान में भी संशोधन कर दिया, उसको एक विधेयक के रूप में भी बना दिया और जब एक कानून बन गया, अब इसके अंतर्गत ये थोड़ा कि आपने बच्चों को शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान बना दिया। भैया शिक्षा कौन देगा, आपके शिक्षक द्वारा उसे प्रदान किया जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शिक्षकों की भी नियुक्ति यहाँ पर प्रावधान बनाया गया कि भैया शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। अब कितने आधार पर कितने शिक्षकों को होना चाहिए, उसका भी क्राइटेरिया बनाया कि इतने बच्चों पर इतने शिक्षक होगा, इतने पर इतना होगा, तमाम चीजें हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधित भी प्रावधान किए गए, यहाँ पर उनके प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उनको भैया बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो बच्चों को विद्यालय में जो जाएंगे बच्चे, उनको प्रशिक्षु शिक्षक उसको क्या करेगा, पढ़ाया जाएगा, उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आवश्यकताओं की जो आधारभूत ढांचा है, जो हमारे विद्यालय में तमाम चीजें अगर हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जो आधारभूत जो चीजें हैं उनका विकास होना चाहिए। या जितने भी प्राइवेट स्कूलों हैं, प्राइवेट बच्चों को भी शिक्षा
या कहीं प्रवेश देने का यहाँ पर संबंधी, अगर जो प्राइवेट बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो वहां पर भी आपके आरक्षण उनको दिया जाएगा, ठीक है। और जो स्कूलों में मिड डे मील है वो तमाम सुविधाएं आपको मुहैया कौन कराएगी? सरकार ये आपके मुहैया कराएगी। अब देखिए, मैं इसलिए इतना विस्तार में जा रहा हूं क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं कहूं कि ये जो कानून बना, इसके आधार पर अगर मैं देखूं तो शिक्षा के दायरे में बहुत से लोग उसमें क्या गए थे, छूट गए थे। अगर मैं कहूं बहुत करोड़ों बच्चे मैं कहूं उसमें छूट गए। तो जब ये कानून बना तो इसके दायरे में जितने भी बच्चे छूटे थे, अगर मैं कहूं बहुत करोड़ों जो बच्चे छूटे तो करोड़ों बच्चों को यहाँ पर क्या मिला? दाखिला यहाँ पर दिलाना बहुत बड़ा यहाँ पर एक टास्क था। तो सभी करोड़ों बच्चों को यहाँ पर क्या दिया? दाखिला दिलाना ये था। अब हर बच्चे के पड़ोस में आप आजकल देख रहे होंगे विद्यालय को व्यवस्थित करने का यहाँ पर बनाया गया कि भैया इतने किलोमीटर पे इतने विद्यालय यहाँ पर होगा। तो पड़ोस में जो विद्यालय की व्यवस्था करना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। हर विद्यालय को जो ITI, हर विद्यालय को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सूचना अधिकार अधिनियम कितना था? अधिनियम 2005। जो ये था, सभी विद्यालयों को इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनको रखा, या इनको रखने की व्यवस्था बनाएगी। आपको अगर कोई चीज ITI के माध्यम से अगर कुछ मानक प्राप्त करने हैं तो आप ITI लगा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत वो तमाम चीजें मुहैया आपको, कितने बच्चे आए, क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या सही तरीके से खाना दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, तब सब तमाम चीजों में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हर चीज की यहाँ पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हर विद्यालय को ITI के दायरे में लाया गया। उसके मानक कितने होने चाहिए, उनके मानकों का आधार क्या होना चाहिए, और योग्यता किस प्रकार से बननी चाहिए, और जो मान्यता है वो मान्यता ना होने के, अगर मानक अगर पूरे नहीं है तो मानक अगर पूरे नहीं है तो उसमें कोई ऐसे कदम होने चाहिए, ऐसे कोई प्रावधान होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। या कि फिर अगर मैं दूसरे नजरिए से देखूं, जो शिक्षक हुआ करते थे उनकी नियुक्ति को यहाँ पर उनको नियुक्त किया जाने। अब जो इसमें क्या है, जो बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, अगर जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उनको भी यहाँ पर क्या गया? प्रवेश दिलाया जाएगा। नॉन फॉर्मल वाले जो स्कूल हैं उनमें पाबंदी लगाई जाए, जो मानकों को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते, ऐसे विद्यालयों को क्या किया जाएगा? उनकी जो विद्यालय जो संचालित है ना, उनको एकदम पाबंदी लगाई जाए उनकी। और जो ये शिक्षा का अधिकार जो कानून बनाया था, इस कानून में जितने भी दिए गए जो मानक है, अगर मानक के आधार पर जो आधारभूत जो संरचना अगर उपलब्ध कराना है, और साथ ही जिसमें योग्य शिक्षकों की बात करूं, जो प्रशिक्षित थे, या अध्यापकों की नियुक्ति, जो अप्रशिक्षित जो शिक्षक है उनको अल्प वेतन दिया जाएगा, या फिर जो अल्प भोगी जो वेतन अध्यापकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है। ये जो प्रणाली थी, फेल और पास वाली जो प्रणाली से क्या था? लगातार बच्चों का मूल्यांकन यहाँ पर जो CO है, EO या CO, ये जो वीडियो, अगर मैं कहूँ खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, CC के माध्यम से, ये तमाम चीजों का इनका मूल्यांकन कराया जाएगा। और समय समय पर अगर मैं कहूँ तो ऐसे कदम उठाने होंगे जिसके अंतर्गत आपको 75%, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 75% की बात कर रहा हूँ, 75%। यहाँ पर 75 जो प्रतिशत की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 75% अभिभावकों को और अभिभावकों की होनी चाहिए। और जो कुल संख्या है, कुल संख्या का 50% जो भाग होगा वहां पर महिलाओं की भागीदारी स्कूलों में होगी। 75% आपकी क्या होगी? यहाँ पे अभिभावक होंगे, और कुल जो संख्या रहेगी उसमें 50% में महिलाओं की भागीदारी, जो स्कूल प्रबंधन समितियां हैं उनका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जनहित तरीके से उनका संगठन यहाँ पर बनाया जाएगा, और उनको संचालित करने के लिए, और साथ ही अगर मैं बात करूं जो स्कूलों के लिए विकास योजना किस प्रकार से होनी चाहिए, उनकी निगरानी रखेगी।
और ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसी योजनाएं हैं जो प्रगतिशील योजनाएं तय की जाएंगी इसके अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कुल बच्चों की संख्या का जो 25% क्या होंगे, जो अगल बगल के गांव या जो मलिन बस्तियां हैं, जो झोपड़पट्टी हैं, जो वहां जो रहने वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर 25% जो बच्चे हैं 25% सीट आपके यहाँ पर आरक्षित होंगे। जो मलिन बस्तियों में रहते, जो गरीबी की स्थिति में रहे, उनको भी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने का अधिकार है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनको वंचित नहीं कर सकते उस शिक्षा धारण करने से, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। जो आज की डेट में हम जो कह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों को दाखिला यहाँ पर दिया जाएगा, ये प्रावधान उस समय बनाया दिया गया था जो कानून बना था। और साथ ही आपको बता दूं, जो प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन को एकजुट होकर यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उच्चतम न्यायालय की अदालत में प्रावधान रखने का यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, प्रावधान रखा जाएगा, और जब रख दिया जाएगा उसको रद्द करने की याचिका दाखिल कर दी जाएगी। अगर वो तमाम चीजें हैं तो कहने का मतलब है, अगर कोई स्कूल ऐसी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो उसको न्यायालय के समक्ष भी रखा जा सकता है, या कहें अगर जो विद्यालय इन प्रावधानों के विरुद्ध रहता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अगर मैं बात करूं अप्रैल 2000, देखिए माननीय न्यायालय की बात करता हूं, माननीय न्यायालय ने 2000 में, याद रखिएगा 2012 में, अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2012 की बात कर रहा हूं, तो 2012 में एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया था जितनी भी याचिकाएं जो खारिज की गई हैं, वो चाहे अदालत के स्तर से हो या अनुदान जो रहित जो अल्पसंख्यक जो स्कूल हैं, उन स्कूलों को भी कहीं ना कहीं इस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक जो स्कूल हैं, जो अल्पसंख्यक जो विद्यालय होते थे, जहां पर विद्यालयों में जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उनको कानून द्वारा जो दिए गए जो अधिकार थे, जिनमें मैं कह आपको जो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे वंचित ये हो जाएंगे, तो उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। ये उनका मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है, जो मैंने आपसे कहा कि 6 से 14 वर्ष के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको उनके मौलिक अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। देखिए, आपने जैसे मैंने कहा कि संविधान संशोधन जब हुआ था, संविधान संशोधन से पहले आपको ये पता होगा कि संसद में इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा जब बनेगी तब जाके संसद में, उसके दोनों सदनों में ये चीज को रखा जाएगा, और उसके बाद फिर जब राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है तो एक कहीं ना कहीं एक वो जो बन जाता है कानून के रूप में, ये बन जाता है। ठीक है, जब ये कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं हो सकते हैं। जब ये मौलिक अधिकार की हमने जब बात कर रहा हूं कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा हासिल करने का यहाँ पर अधिकार दे दिया गया। संसद ने क्या किया था, एक और संशोधन किया था। वो जो संशोधन किया था आप सभी को पता होगा, जैसे जो हमारे जो मोमडन कम्युनिटी है उनके जो मदरसे होते थे और जो वैदिक विद्यालय होते हैं जहाँ पर संस्कृत की जो शिक्षा दी जाती थी, इन विद्यालयों को क्या कर दिया गया था, इस अधिकार के दायरे से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनेगा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत किन विद्यालयों को या किन संस्थानों को इस जो शिक्षा के अधिकार से बाहर रख दिया गया था, वो कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए। एक मदरसे हैं, एक वैदिक कालीन जो विद्यालय थे जहां संस्कृत का उच्चारण किया जाता है, वैदिक परंपरा जो चली आई है, उन विद्यालयों को इस दायरे से क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। इतना आप लोगों के समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि भैया इनको बाहर रख दिया गया, तो जितने भी सरकारी स्कूलों की अगर बात करूं, सरकारी स्कूलों को यहाँ पर मजबूत करने के बजाय जो ये कानून था, इस कानून ने कहीं कहीं ना कहीं उसको कमजोर बनाने में तमाम कोशिशें यहाँ पर जारी रखी। अगर देखिए जो कानून बनाना, ये जो सरकारी स्कूल हैं, तो कहीं ना कहीं इस कानून ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कमजोर कर दिया, और अगर कहीं जब ये कमजोर हुई तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको राजनीतिकरण देखने को मिलता है। देखिए, जो ये कानून था
इसमें क्या हुआ, तरह तरह के जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या कहीं जो समझौते होते हैं, भैया अगर आप देखोगे बहुत से ऐसे आज की डेट में आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के अंदर बात करूं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अगर हमने कहा जो नकल विरोधी कानून अगर हमने अभी वर्तमान समय में जो उत्तराखंड सरकार लेके आई है, अगर नकल विरोधी कानून आने के बावजूद भी नकलें और या कहें ये पेपर लीक होते हैं या अपने जो नेता लोग हैं अपने मन पसंदीदा लोगों को उसके उपरांत भी अगर नियुक्तियां दे देते हैं, तो ये भी उसी तरीके से कार्य करेगा जिस प्रकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की हमने जब बात करी। अगर मान लीजिए नकल विरोधी कानून को हमने लागू किया है सरकार ने राज्य स्तर पर, यदि जो राजनेता हैं अगर वो अपने पसंदीदा गुरुओं को अगर नियुक्ति दे देते हैं, तो क्या इस कानून की कोई वैल्यू रह जाती है? बताइए। नहीं रहेगी ना। तो उसी प्रकार से यहां पर भी देखने को मिला था कि ये कानून जो तरह तरह के जितने भी राजनीतिक दबाव थे या कहें समझौतों का यहाँ पर क्या हो गया, ये शिकार होता रहा। जो कानून जो बना है इसकी सफलता के लिए, अगर इस कानून को अगर आपने सफल करना है, जो ये राइट टू एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अध्यापक और जो अभिभावकों को यहाँ पर जागरूक करने का आपको फैसला लेना ही होगा, और साथ ही साथ इनको आपको साथ लेके चलना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। ये लाइट चली गई है, सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। बोलिए।